नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण का पार्ट 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। ये हमारा पहले हो चुका है, लेकिन इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और ये वाली जो बुक है आपकी नई, उस बुक में से करा रहे हैं। पहले हमारे पास उस समय बुक अवेलेबल नहीं थी, तो हमने टॉपिक कराया है ये। आज हम इस पूरे चैप्टर को रीड करके और एक्सरसाइज करेंगे, तो ध्यान से सुनना। ये चैप्टर आप सभी बच्चों को रिवीजन हो जाएगा साथ साथ, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ साथ करेंगे। तो भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है। उसे भाषा कहते हैं। तो जिस तरह से, क्योंकि भाषा के बिना मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए भाषा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मनुष्य के लिए। क्योंकि पशु पक्षी हैं, उनकी कोई अपनी कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसके ज़रिए हम उनकी बातचीत को समझ पाएँ। तो हमारे विचारों को समझ के दूसरों को समझाना और दूसरे के विचारों को समझना, इन सब के लिए भाषा बहुत आवश्यक है। तो भाषा के भेद हैं। भाषा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक मौखिक और लिखित। लेकिन एक भाषा सांकेतिक भाषा भी है, जो कि संकेत के जरिए हम दूसरे के विचारों को समझते हैं और संकेत के जरिए हम दूसरे को अपने विचार समझा सकते हैं। तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 भागों में ही बांटा गया है, लिखित और मौखिक। लेकिन सांकेतिक भी उसका ही एक भेद है। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे नाटक के द्वारा, बातचीत के द्वारा, भाषण आदि, या हम मौखिक रूप से किसी को बात करके, टेलीफोन के द्वारा। इस तरह की भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। फिर है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करते हैं या पढ़कर दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण हैं जैसे पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं, कहानियाँ, उपन्यास। ये सभी लिखित ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। उसके बाद भाषा का महत्व क्यों जरूरी है? क्या महत्व है हमारे जीवन में भाषा का? तो भाषा के माध्यम से हमारा समुचित विकास होता है, यानी कि हमारा विकास भाषा के माध्यम से होता है। पूरा जो हमारा विकास है वो भाषा के द्वारा होता है। भाषा वास्तव में विकास की सीढ़ी है। भाषा से ही मनुष्य अपने विज्ञान की धरोहर और पीढ़ियों के लिए छोड़ता है। जो हमारा साहित्य है वो सभी लिखित है, और वो सभी आने वाली पीढ़ियाँ उनको पढ़ती हैं और उनको सीखती हैं। तो ये सभी भाषा के माध्यम से ही होता है। उसके बाद होती है बोली। तो बोली का अभिप्राय है कि क्षेत्रीय रूप से बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है। साहित्य रचना में बोली का प्रयोग नहीं होता। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। कन्नौजी, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, ब्रिज, कुमाऊनी, ये हर स्टेट वाइज ये बोलियां भी अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, एरिया के अनुसार ये अलग अलग बोलियां होती हैं। फिर है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो वह किसके जरिए सीखता है? अपने माता पिता के जरिए, परिवार के जरिए, और बड़ों को बोलते हुए देखता है, उसको वो सीखता है।
उसी से वो बोलना शुरू करता है तो उसे मातृभाषा कहा जाता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे बच्चे हम जैसे बोलना सीखेंगे वो वैसा ही हिंदी में, गुजराती बच्चे हैं गुजराती बोलना सीखेंगे, अंग्रेज जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो मातृभाषा माता पिता के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा है। फिर है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। देश के अधिकांश निवासी जिस भाषा का प्रयोग अपने वार्तालाप के दौरान करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश के तो देश में बोली जाने वाली भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा है। उसी तरह सरकारी कार्यालयों में, देश के अन्य कार्यालयों में भी जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो देश के अधिकांश निवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं आपस के वार्तालाप के दौरान उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और जो सरकारी कार्यालयों में यानी कि सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। और जिस भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में माना जाता है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने के कारण हिंदी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। यही हमारी देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर है लिपि। लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है क्योंकि उसको लिखने का अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं तो उनकी लिपि भी अलग होती है। फिर है व्याकरण। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं, उससे हमें अशुद्धि की भी जानकारी मिलती है। अब जैसे हम भाषा हमें बोलने चालने से हमें भाषा आ जाती है। बोलने से, विचारों को सुनने से, समझने से ये भाषा आ जाएगी। लेकिन जब हम उस भाषा को समझाएंगे, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वह भाषा शुद्ध, हम एक व्यक्ति को अपने विचार समझा सकते हैं लेकिन वह जरूरी नहीं है कि वह व्याकरण की दृष्टि से सही है। इसलिए व्याकरण की, अब मान लो जैसे कोई बोलता है सीता स्कूल जाता है, समझ आ गया कि सीता जो है स्कूल जाती है, लेकिन जिसको व्याकरण का ज्ञान है तो उसको पता चलेगा कि स्त्रीलिंग शब्द के साथ जाता है नहीं लगेगा, जाती है लगेगा। तो वो कौन उसको करेगा? उसको व्याकरण शुद्ध सिखाएगा। उसका शुद्ध ज्ञान हमें व्याकरण से मिलेगा। जैसे इसमें भी उदाहरण दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो इन उदाहरण को। फिर है व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार के वर्णों में भेद, उच्चारण और प्रयोग आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। वर्ण जैसे स्वर, व्यंजन, ये क्या है? वर्ण है सभी। इन सभी को वर्ण कहा जाता है। शब्द विचार, शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों को जोड़ेंगे जैसे क, म, ल, कमल, घर है घर, इस तरह से वर्ण क, म, ल क्या है? कमल। ये वर्ण क जमा अ जमा मैं जमा ए जमा ले जमा ए। तो ये जो व्यंजन है वो सारे हलंत हैं उनके साथ, और स्वर की उनके ऊपर मात्रा लगाई गई है। तो इन सब के मेल से जो बनता है उसे शब्द कहा जाता है। फिर है वाक्य। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जैसे सीता स्कूल जाती है, तो सीता एक शब्द है, स्कूल शब्द है, जाती है ये भी शब्द है। तो इन सब को मिलाने से एक वाक्य बन गया। फिर है साहित्य। प्राचीन समय में विद्वानों तथा ज्ञानियों ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान की बातों को लिखकर अपने पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा है। यही संचित ज्ञान कोश साहित्य कहलाता है। जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता सार है, पौराणिक ग्रंथ साहित्य के, ये जो जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी
साहित्य कहलाते हैं। फिर है साहित्य की विधाएं। 2 विधाएं हैं, एक पोएट्री पद्य जिसमें कविताएं होती हैं, एक होती है गद्य जिसमें लेख और पाठ होते हैं, उसे बोलते हैं प्रोज इंग्लिश में। तो पद्य में आते हैं दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा, छंद, कविता, गीत, ये सभी पद्य में आते हैं। गद्य में आते हैं पत्र, जीवन, संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक और लेख, ये सभी गद्य में आते हैं। तो अब ये है पाठ की दोहराई, ये आप अपने आप से पढ़ लेना क्योंकि हम इस पाठ को कर चुके हैं। अब आपको ये सारी डेफिनेशंस याद करनी है, ये आपके पाठ में दी गई हैं सारी, ये सिर्फ आपको लर्न करनी है। भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सभी आपको याद करना है। ये आपके प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में आपके कोई भी किसी तरह का अभ्यास के अनुसार प्रश्न आ सकता है। फिर है रिक्त स्थान। भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। अगर आप पाठ को ध्यान से 2 बार रीडिंग करते हो तो आप सारे प्रश्न खुद से सोल्व कर सकते हो। अपने माता पिता द्वारा परिवार से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं, ब्राह्मी कहते हैं। विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ साहित्य में सुरक्षित हैं। फिर नीचे दी गई हैं, आपको भाषा दी है, फिर उसके आपको राज्य लिखने हैं और याद करने हैं, ये सभी आपको करना है। इसके बाद आपका एक है चैप्टर 17 जिसमें आपके समानार्थी एवं विपरीतार्थक शब्द हैं। तो ये भी आपके ऐसे 1 के सिलेबस में है, तो आपको इन सबको याद करना है बुक में से। तो जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है वो ये बुक परचेज कर लें क्योंकि अभी आपके ऐसे 1 वाले पेपर आने वाले हैं। तो व्याकरण का सिलेबस आप बुक में से ही याद कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें है समानार्थिक शब्द कौन से होते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। जो शब्द भिन्न भिन्न होते हुए भी एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थिक शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है। जैसे विष्णु है, माधव, नारायण, पीताम्बर, कमलापति, लक्ष्मीपति। हम अगर मान लो पेपर में आपको आता है लक्ष्मीपति लिखना है तो आप विष्णु भी लिख सकते हैं, माधव लिख सकते हैं, नारायण लिख सकते हैं, पीताम्बर लिख सकते हैं, इन सभी का एक ही अर्थ है। यमराज, जीवनपति, यम, सूर्यपुत्र, पुत्र में पे छोटी ऊ की मात्रा आएगी, इसको करेक्ट कर लेना। धर्मराज, काल, दंडकर आदि। शंकर, महेश्वर, महादेव, कैलाशपति, शिव, त्रिलोचन, भूतनाथ आदि। फिर है हाथी, द्वीप, गज, हस्ती, कुंभी, कुंजर, मतंग, दंती, दविरद आदि। अब मान लो पेपर में आता है दंती, तो आपको ये सारे याद होंगे तभी आप उसमें से, मान लो मैच में आ सकता है दंती लिखा है और दूसरे वर्ड्स लिखे हैं तो आपको कुंभी लिख दिया, तो आपको जब याद होंगे तभी आप उसके साथ मैच कर सकते हो। फिर है गणेश, विनायक, लंबोदर, गजानन, गणपति, गजवदन, एकदंत आदि। तो इनमें से आपको कोई भी, आपको दिमाग में सभी रखने हैं लेकिन फिर भी आप कोई भी 3 शब्द अच्छे से याद करें स्पेलिंग के साथ। आसमान है, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, व्योम, अनंत आदि। जैसे आपको 3 याद हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे ये 6th में 5th में, तो जो आपको याद है उनसे नए 3 याद करो ताकि आपको और ज़्यादा शब्द याद होंगे। कामदेव, रतिपति, मनसेज, पंचसर, अनंग, मनोज, मदन आदि। उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलवारी, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आम बोलचाल में यूज़ होते हैं तो आप फिर भी नए शब्द सीखना। चंद्रमा,
सोम, सुधांशु, शशि, निशाकर, सुधाकर, चंद्र, हिमांशु, पक्षी, नभचर, चिड़िया, खग, विहग, पखेरु आदि। समुद्र, वारिधि, पयोधि, सागर, सिंधु, जल्दी, इन सभी का अर्थ समुद्र है। राक्षस, रजनीचर, निशाचर, असुर, दानव, दैत्य आदि। सेना, दल, फौज, अनी, कटक, वाहिनी आदि। रावण, लंकेश, ये शब्द आपको रामायण में सुनने को मिलता है। लंकेश शब्द का बार बार राम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। दशग्रीव, दशानन, दशकंठ आदि। तो ये 20 तक आपको करने हैं। सरस्वती, भाषा, वाणी, भारती, वागेश्वरी, शारदा, इला आदि। कमल, पंकज, वारिद, नलिन, राजीव, जलज, अंबुजा आदि। अमृत, सोम, पीयूष, अमीय, सुधा, सूरभोग। गंगा, देवनदी, भागीरथी, सुरसरिता, अलकनंदा, मंदाकिनी। अब ये शब्द ज़्यादा बोलचाल में आते हैं। देव नदी का प्रयोग भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी पता होगा आपको, गंगा के लिए बोला जाता है। तलवार, करवाल, शमशीर, खड़ग, असी, चंद्रहास आदि। कोयल, शाम, पीक, कोकिला, वसंत दूत, वासंत आदि। तो इन शब्दों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। और 3 शब्द आपको, नए 3 शब्द याद करना। ये नहीं देखना कि जो याद है हमें वही छोड़ दें, क्योंकि पहले आप 6th में थे, अब आप 7th में जा रहे हैं, तो कुछ आप नया सीखना है आपको। तो जो याद है उसके अलावा अलग से 3 शब्द याद करो। उसके बाद है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा अर्थ बताते हैं, जो उन्हें विपरीतार्थक या इसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विलोम शब्द भी है। तो जैसे भलाई है, भलाई का बुराई। प्रेम, घृणा, नफरत करना। दुर्लभ, सुलभ। उपस्थिति, अनुपस्थिति। ये जो शब्द हैं इनका आपको पता है, क्योंकि आम बोलचाल में इनका प्रयोग होता है। कुछ शब्द होंगे जो नए शब्द हैं, उनको अच्छी तरह से याद करना। ज्ञान, अज्ञान, उचित, अनुचित, घात, प्रतिघात, सक्रिय, निष्क्रिय, सजीव, निर्जीव, दुराचारी, सदाचारी, चंचल, स्थिर। अब जैसे कुछ शब्द हैं बहुत इजी हैं, जैसे सजीव, निर्जीव याद होगा, लेकिन स्पेलिंग देखनी पड़ेगी आपको। अब कुछ डिफरेंट है, दुराचारी, सदाचारी, मिलते जुलते शब्द हैं। चंचल, स्थिर, ये अलग हैं, तो आपको इन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और बार बार याद करने पड़ेंगे। पवित्र, अपवित्र, एकता, अनेकता, आहार, निराहार, सौभाग्य, दुर्भाग्य, दोषी, निर्दोष। सुगंध, दुर्गंध, खरा, खोटा, उत्तम, अधम। उत्तम का अर्थ होता है अच्छा, अधम, नीच, बुरा। ईश्वर, अनीश्वर, जड़, चेतन, आदि, अंत। आग्रह, दुराग्रह, आग्रह करना, निवेदन करना। दुराग्रह का मतलब इसका विपरीत, निवेदन नहीं करना। दाता, देने वाला, याचक, लेने वाला। आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक मीन्स जो आजकल है, प्राचीन, पुराना। जीवित, मृत, ये तो शब्द आपको पता है। जीवित जिसमें जीवन है, मृत जिसमें जीवन नहीं है। यश, जिसका यश मतलब जिसका अच्छी चीज़ों के लिए नाम रोशन है, उसे यश कहेंगे। अपयश, उसके विपरीत यानी कि गलत कामों में जिसका नाम है उसे अपयश कहेंगे। निर्माण, बनाना किसी चीज़ को, नाश, नष्ट करना। प्रेम, घृणा। ज्ञात, अज्ञात। प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने है, अप्रत्यक्ष उसके विपरीत। साक्षर, पढ़ा लिखा। निरक्षर, अनपढ़, जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये यहाँ तक के शब्द आपको ऐसे 1 में आएंगे, इसलिए आप अच्छी तरह से लिख कर और याद करके प्रैक्टिस करना।
बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।